नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ आज संवाद करने के लिए, बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद, नमस्कार। आप तो चुनाव चल रहा है, इस समय चरम पर चुनाव पहुंच गया है, खासतौर पर उत्तराखंड में तो पहले राउंड में ही चुनाव होना है। तो हालात क्या हैं यहाँ पर? सब कह रहे हैं कि इस बार पिछली बार जैसा नहीं होगा, 5 में से 5 नहीं मिलेंगी। नहीं, कोई देखिए, उत्तराखंड की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत प्रेम करती है, क्योंकि सबको पता है जी कि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। और जब से वो देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुए जी, तब से लेकर जितने चुनाव उत्तराखंड में हुए हैं, सब में उत्तराखंड की जनता ने उनको अपना मत दिया है, समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है, अपना प्रेम दिया है। और उत्तराखंड में भी 10 सालों में जिस प्रकार से काम हुआ है देश की आजादी के बाद, मैं कह सकता हूं कि पहले कभी नहीं हुआ था, भूतो न भविष्यति। देखिए, आपकी सरकार रिपीट होके आई, इससे पहले उत्तराखंड में कोई सरकार रिपीट होके नहीं आई थी। तो आपको लगता है कि एक बार फिर 5 में से 5 आप मोदी जी की झोली में डाल पाएंगे? 5 की 5 आएंगी और बड़े मार्जिन से आएंगी। 2014 से ज्यादा 19 में मत मिले थे, 19 से ज्यादा मत 2024 में मिलेंगे। क्या आपको लगता है ये आपकी सरकार का भी रिफरेंडम होगा एक तरह से, जिस तरह से आपकी सरकार काम कर रही है? देखिए, सारा जो लोगों का इस समय ध्यान है जी, यानी कि केंद्र बिंदु मोदी जी हैं, और देश की जनता हो या उत्तराखंड की जनता हो, इस समय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। उत्तराखंड में जरूर है कि हमारी जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, उस डबल इंजन की सरकार के कारण से बहुत सारे अवस्थापना विकास के काम हुए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी हैं, हेली सेवाएं बढ़ी हैं, चार धाम ऑल वेदर रोडों का तेजी से निर्माण हुआ है, केदारनाथ, बद्रीनाथ मास्टर प्लान। हर चीज का तो एक्सपेंशन कर रहे हैं, लेकिन अपनी कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं कर रहे। हर महीने एक हेडलाइन अखबार में होती है कि आज इस महीने हो सकता है पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट का एक्सपेंशन। तो हर चीज का एक्सपेंशन कर रहे हैं, कैबिनेट का एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहे? अभी तो सब लोग चुनाव में है और चुनाव के बाद सभी चीजें आगे बढ़ेंगी। जी, चलिए बैठ के बात करते हैं। तो धामी जी, लोकसभा चुनाव के लिए बहुत सारी वादे करे जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है और 25 गारंटियों की बात करी है कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बार बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, 400 हार रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई भी बात कहे, देश की जनता उन पर कभी विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि देश की जनता ने देखा है कि 60 सालों तक इस देश के अंदर एक ही पार्टी का शासन रहा है जी, वो कांग्रेस पार्टी है। और उस 60 साल के शासन में भी एक ही परिवार का शासन रहा है, वो भी देश की जनता ने देखा है। इन्होंने परिवारवाद को पोसा है, परिवारवाद बढ़ाया है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है, तुष्टीकरण बढ़ाया है। और अब देश की जनता का जो असली गठबंधन है वो मोदी जी के साथ हो चुका है। इसलिए पूरे देश के अंदर इस बात की कहीं चर्चा नहीं है इस बार कि सरकार किसकी बनने वाली है। आप बीजेपी की तरफ से मोदी की गारंटी है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारी भी गारंटियां हैं। उनकी गारंटी पर किसी को कोई विश्वास नहीं है, उनकी कोई गारंटी है ही नहीं है। उन्होंने कोई काम ही अपने समय में नहीं किया है। उन्होंने तो देखिए, कहते हैं हम काम करें तो कैसे करें, हमारे अकाउंट लीन कर दिए हैं। एक सिटिंग सीएम को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ये तो देश की जो व्यवस्था पर विश्वास करने वाले लोग हैं वो कभी इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ये एजेंसियां भी इनके समय की बनाई हुई है, कोई आज की एजेंसी तो है नहीं जी। और ये मामला तो वैसे भी माननीय न्यायालय में भी है। न्यायालय में सबूतों के आधार पर निर्णय होते हैं। अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है तो। लेकिन ये जो विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी किसी को जेल में बंद करके, किसी के अकाउंट फ्रीज या लीन करके चुनाव जीतना चाह रही है, ये जो आरोप है, इसको आप किस तरह से? मोदी जी ने तो पहले ही कहा था कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। मैं भ्रष्टाचार पर आगे आऊंगा, लेकिन ये देवभूमि है उत्तराखंड और ये शांत प्रदेश है। लेकिन बीते दिनों हल्द्वानी में जो इंसिडेंट हुआ उसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि ये वाकई एक
पूरे देश के लिए एक शॉकिंग इंसिडेंट था कि इतने शांत प्रदेश के अंदर ये अराजक तत्व कहां से आ गए। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि में अराजकता का कोई स्थान नहीं है जी। और कुछ लोगों ने उपद्रव करने का काम किया, आगजनी फैलाने का काम किया, शांत देवभूमि में अशांति फैलाने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने त्वरित रूप से कार्रवाई करी जी। और जो भी दंगाई थे, जो भी उपद्रव करने वाले थे, उनको सबको जो है ठीक तरीके से कानून ने अपना काम किया जी। सभी के साथ ठीक प्रकार से उनको जो भी जेल हो सकती थी या जो कार्रवाई हो सकती थी वो कार्रवाई हुई। और इसके बाद हम हल्द्वानी की जो घटना है बनभूलपुरा क्षेत्र की, वो प्रशासन की टीम वहां पर अतिक्रमण हटाने गई थी। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है और अतिक्रमण हटाने पर जी। ये उपद्रव किया गया। पुलिस के लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई, प्रशासन के लोगों को, विशेषकर महिला पुलिसकर्मियों को और पत्रकार बंधुओं को। न्यूज 18 की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। हमारे रिपोर्टर की जान बाल बाल बची। इस तरह का उपद्रव उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए, देवभूमि में नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में इन सब बातों का कोई स्थान नहीं है। लेकिन क्या है, वो पुलिस की नाकामी भी थी। देखिए, पुलिस के लोग तो सही काम करने गए थे जी, पुलिस लेकिन इंटेलिजेंस की नाकामी थी कि पता नहीं लगा कि इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरह का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। वो सुनियोजित रूप से किया हुआ एक हमला था और एक बड़ा षड्यंत्र था देवभूमि को कहीं न कहीं बदनाम करने का और अशांति फैलाने का, और इस प्रकार से प्रशासन पर गलत कामों के लिए दबाव बनाने का, जिससे कि प्रशासन सही काम भी न कर पाए। लेकिन आजकल आप असउद्दीन ओवैसी के बड़े फेवरेट हो गए हैं। आप जब से यूसीसी आपने लागू करने की बात गई है, ओवैसी कहते हैं कि उत्तराखंड जैसे प्रदेश में यूसीसी लेके आना, जनसंख्या नियंत्रण कानून की अब बात होने लग गई है, ये सब कुछ जो है ये सही नहीं है। ये चाहते नहीं है ये प्रदेश शांत रहे। और हल्द्वानी की घटना पे भी वो बोले थे कि एक तरफा जब कार्रवाई होगी तो ये सब होता ही है। फिर देखिए, यूसीसी हमारी पार्टी का देश आज़ादी के बाद से लेकर हमेशा एक संकल्प रहा है। भारत के अनुच्छेद 44 में, संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान बना रहे थे उस समय से इसमें प्रावधान है कि लेकिन पहला प्रदेश उत्तराखंड ही क्यों? उत्तराखंड के आम चुनाव में हमने ये संकल्प उत्तराखंड की देवभूमि की जनता के समक्ष रखा था। हम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2022 के आम चुनाव में गए और उत्तराखंड की जनता ने हमको इसमें मैंडेट दिया है, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और हमने जो उनसे किया हुआ वायदा है वो निभाया है। और मैं कह सकता हूँ ये भी मोदी जी की जो गारंटियाँ चलती हैं, उन मोदी जी की गारंटी में से एक गारंटी ये भी है कि उत्तराखंड की जनता के लिए यूसीसी की गारंटी पक्की होगी। क्या यूसीसी का फायदा आपको इस लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है, खासतौर पर उत्तराखंड पे और उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, देखिए, यूसीसी एक बहुत पूरे देश के लोग चाहते हैं कि यूसीसी देश में लागू होना चाहिए और प्रदेश में तो प्रदेश के लोगों ने जो है इसके लिए पहले ही अपना समर्थन दे रखा है। उन्होंने सरकार बनाई है और सरकार बनाने पर हमने ये पहला काम किया है, तो हम निश्चित रूप से यहाँ की जनता हो या हमारे आसपास की जनता हो, जो भी जागरूक लोग हैं, सबको पता है कि यूसीसी की जो गंगोत्री है उत्तराखंड से निकली है, तो हमने अपना वायदा पूरा किया है। मेरा अगला बड़ा डायरेक्ट सवाल है, वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। कह रहे हैं कि यूसीसी भी पहली बार उत्तराखंड में आया और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी यहीं लेके आ जाएगा। ये प्रयोगशाला बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको अपना मत समर्थन दिया है, उसको इस प्रकार से प्रयोगशाला जैसा शब्द कहना, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जनता के लिए ये कोई अच्छी सोच नहीं है। जो लोग भी ऐसी बात कर रहे हैं, ये उत्तराखंड देवभूमि है, देवों के सबसे नज़दीक का प्रदेश है, गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, यहाँ पर दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है और यहाँ 4 धाम हैं, यहाँ पर आदि कैलाश है, मानसखंड है। हर परिवार से कोई न कोई सेना में है जी, कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये राज्य हिंदुस्तान का जहाँ देवभूमि है तो वीरभूमि भी है। तो पहला काम यहाँ हुआ है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून मुख्यमंत्री जी आएगा उत्तराखंड में जल्द या नहीं आएगा? देखिए, आप चूंकि उत्तराखंड राज्य की जो यहाँ का मूल स्वरूप है
उस मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी होगा वो सारे निर्णय हम करेंगे। वो सारे निर्णय आप करेंगे, लेकिन एक निर्णय करा केंद्र सरकार ने, अग्निवीर योजना। कांग्रेस उसको बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बना रही है, खासतौर पर हिमाचल में और उत्तराखंड के अंदर। और आपके कैंडिडेट है और केंद्र में मंत्री हैं अजय भट्ट, उनके लिए विरोध भी शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी ने करना शुरू कर दिया कि अग्निवीर योजना यही लेकर आए थे। क्या आपको लगता है कि अग्निवीर योजना पे जो राजनीति हो रही है वो जायज है? नहीं, देखिए, कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड हमेशा देश के साथ चलने वाला राज्य है। यहाँ के लोगों का हमेशा से राष्ट्रवादी लोग रहे हैं और अग्निवीर योजना देश के बहुत लंबे भविष्य को ध्यान में रखकर लाई गई है। और उसमें हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी 2 दिन पहले ही बोला है जी कि इस पर अगर कोई जरूरी होगा तो उस पर विचार करेगी सरकार। कहीं पर कोई संशोधन की आवश्यकता होगी या कोई सुधार करने की आवश्यकता होगी, पॉलिटिकल इशू है वो निश्चित रूप से। यहाँ पर देखिए, जब अग्निवीर योजना लागू हुई थी तो सारे सैनिकों ने आगे आकर उसका स्वागत किया था, लेकिन विरोध भी तो हुआ था। देखिए, विरोध तो चूंकि हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, जिन्होंने सैनिकों के लिए अपने लंबे 60 साल के शासनखंड में कभी उन्होंने 1 रैंक और 1 पेंशन नहीं दी, कभी अच्छी वर्दियां नहीं दी, कभी उनके सुविधाएं नहीं दी, कभी देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले जो हमारे सैनिक हैं उनके मनोबल को बढ़ाने का कभी काम नहीं किया। गोली का जवाब देने के लिए आदेश का इंतजार करवाते रहे। तो आज मोदी जी के समय में सैनिकों का मनोबल बढ़ा है, सेना का हर आदमी गौरवान्वित है। मैं भी एक सैनिक परिवार से हूँ, एक सैनिक का बेटा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी के समय में सभी सैनिक परिवार अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपने परिवार की बात करी तो आपने बताया, जैसे हमें पता भी है कि आपके पिता फौज में थे। आप फौज में नहीं गए, आप नेता बन गए। देखिए, फौज से हमने अनुशासन सीखा, फौज से अपना समय और अपना काम समर्पण से करना सीखा। और सैनिक सीधे सीधे सेना में भले ही मैं नहीं जा पाया, लेकिन सेना के कारण से जो मुझे विरासत में मिला है, मैं अपने कर्म क्षेत्र में उसको। पर आपने कभी सोचा था कि आप नेता बनेंगे या ये सब कुछ होता गया? नहीं, मैं आज मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। मैंने कभी भी कुछ बनने के लिए कोई काम नहीं किया। मैं हमेशा से ये सोचता था कि जिस क्षेत्र में भी रहूंगा कुछ करके दिखाऊंगा। और मैं सच बताऊं तो मैं भी सेना में जाना चाहता था जी, मैं सेना में जाना चाहता था। मैंने उसके लिए तैयारी भी करी थी। फिर गए क्यों नहीं? अब मेरी माँ ने जो है मुझे उस समय सेना में जाने नहीं दिया कि चूंकि मैं परिवार में अकेला था। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, तुम घर में रह के भी जो सेना का काम है यहाँ से भी कर सकते हो और एक सैनिक की तरह अपने जिस क्षेत्र में भी काम करोगे अपना योगदान दो उस तरह से। तो अभी भी माँ के पास जाते हैं तो आपको लगता है कि जब आप खटीमा अपने घर जाते हैं तो सुकून मिलता है? हाँ, बहुत सुकून मिलता है जी। हमेशा मन करता है माँ के साथ बहुत देर तक बात करूं। और कई बार जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे एक दिन सर्दियों के समय पर माँ के साथ बैठा और 9 बजे से 10:30 बज गया। हाँ। मैंने उनके साथ जलपान भी किया, उसके बाद नींबू भी खाया, फिर खीरा भी आया और बात करते रहा और लग रहा था कि ये समय रुक जाए, यहीं पर रुक जाए। लेकिन थोड़ी देर में जो मेरे साथ चलने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि साहब आपका तो अगला कार्यक्रम लगा हुआ है, चलिए। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आया, ऐसी में मुझे लगा मैं पूछ लेता हूँ आपसे। नींद अच्छी कहाँ आती है? मुख्यमंत्री आवास पे आती है, खटीमा के वाले घर पे आती है? देखिए, चूंकि बचपन से खटीमा वाले आवास में बहुत बचपन बीता, बड़े हुए, तो वो एक तरह से आदत में है। वहां जाकर नींद कब आ जाती है, चूंकि मुख्यमंत्री आवास में बहुत सारे काम देर रात्रि तक चलते हैं, तो नींद यहाँ भी आ जाती है, लेकिन नींद वहां चूंकि ज्यादा जल्दी आ जाती है। नहीं, देखिए, परिवार होता है, माँ होती है। मैं परिवार की बात करूं तो एक नॉर्मल कहा जाता है कि आपको वर्क और लाइफ का ना एक बैलेंस रखना चाहिए, तो आप वो कैसे रख पाते हैं? मैं कोशिश करता हूं कि कुछ समय अपने बच्चों को दूं, क्योंकि लेकिन अक्सर ये होता है कि जब तक मैं अपने काम करके जाता हूं तो वो सो चुके होते हैं जी। और सवेरे चूंकि मेरी दिनचर्या थोड़ा प्रातःकाल जल्दी प्रारंभ हो जाती है, तो वो भी उठते हैं और स्कूल चले जाते हैं, तो कम समय मिल पाता है। किसी दिन छुट्टी का दिन होता है जिस दिन उनकी
तो वो रात तक थोड़ा ज्यादा देर तक मेरा इंतजार करते हैं, तो जी। उस दिन मैं उनके साथ बातचीत करता हूँ, थोड़ा बात तो उनके करता हूँ। स्कूल वगैरह जाते हैं आप उनकी रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए, नहीं, स्कूल तो मैं नहीं या जा रिपोर्ट पाता। कार्ड घर आ जाती है क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री है? नहीं, मेरी पत्नी जाती हैं, वो करती हैं, और जी। मैं नहीं जा पाता। अभी बेटा छोटा बड़ा वाला छात्रावास गया, हॉस्टल गया है, जी तो उसको छोड़ने जरूर मैं गया था। जी जी जी। चलिए, ये तो परिवार की बात हुई, लेकिन अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस आलसी हो गई है। ये आलसी आपने बना दिया है कि उनको उम्मीद ही छूटती जा रही है कि हम चुनाव जीत भी सकते हैं। पार्टी सत्ता के लिए भूखी नहीं है जो बीजेपी में है। क्या आप उनकी बात से सहमत है? वो कह रहे हैं कि हमको हमारे जो गठबंधन के दल हैं वो जगा रहे हैं कि जागो, तुम्हें लड़ना है। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। हरीश रावत जी, देखिए, बहुत उनका लंबा एक अनुभव रहा है, देश का भी अनुभव है, प्रदेश का भी अनुभव है जी। और मैं तो उनकी बातों का यही अर्थ समझ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हताश निराश हो गई है। वो कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं जी। तो कहीं पर भी मुझे लगता है कि सब लोगों ने पहले से मन बना लिया है कि सबको, देश को मोदी जी के साथ चलना पर है। हरीश रावत जी को क्या हो गया है? वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के खिलाफ है, आपको क्या लगता है? वो दूरदर्शी है, वो उन्होंने परिणाम पहले ही देख लिए हैं कि परिणाम क्या आने वाला है। जी। ऐसी क्या चुंबक आ गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि सब नेता बीजेपी के अंदर आ रहे हैं? तो इसीलिए हरीश रावत कह रहे हैं कि हम आलसी हो गए हैं। उनके कई नेता बीजेपी के साथ जुड़ गए और कहते हैं कि अब हम सनातन को गाली नहीं दे सकते। देखिए, आज पूरा देश जो मोदी जी के साथ चल पड़ा है, सबने मन बना लिया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है उसमें अपना योगदान देना है। भारत को विकसित भारत बनाना है, भारत को दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनाना है जी। भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो जो काम आज मोदी जी कर रहे हैं उससे, चाहे कोई भी पार्टी अलग अलग हो, दल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका अंदर से ये मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि मैं विदेशों में भी गया, वहां भी मैंने देखा कि जो प्रवासी भारतीय हैं जी, उनका भी सीना चौड़ा है, वो भी गौरवान्वित हैं, उनका भी मान सम्मान बढ़ा है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि बीजेपी के अंदर सब लोग आ रहे हैं? अब कांग्रेस ने तो बल्कि वॉशिंग मशीन अपने कांग्रेस कार्यालय में रख दी, कहा बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, कोई भ्रष्टाचारी भी जाता है तो वो सफेद पोश होकर बाहर आ जाता है। नहीं, बीजेपी की अपनी रीति नीति पद्धति है और हमने तो उत्तराखंड में, मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि अब 14,000 से ज्यादा विभिन्न दलों के लोग अभी तक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं। 14,000 बहुत बड़ी संख्या होती है हमारे राज्य के लिए। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि अब आप जो भी शामिल करें या जो भी इस प्रकार की सदस्यता के कार्यक्रम करें तो उसका एक क्राइटेरिया जरूर बना लें। तो उन्होंने मेरे अनुरोध को आगे बढ़ाया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। तो इसलिए आपने देखा होगा अभी फिलहाल जो है इन चीजों पर थोड़ा सा लेकिन लगातार देश में तो लोग जुड़ ही रहे हैं। लेकिन एक आपके पुराने साथी है हरक सिंह रावत, ईडी आजकल उनको बड़ा परेशान कर रही है। देखिए, उनका जो भी प्रकरण आया है वो माननीय न्यायालय ने उस पर एजेंसियों को कहा होगा या माननीय न्यायालय के आधार पर हो रहा है, उसमें सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ। लेकिन आपकी पार्टी पर आरोप है कि क्योंकि वो बीजेपी छोड़ के गए इसीलिए उनको खामियाजा नहीं, वो लोग, माननीय न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय ने इस पर आदेश किया था और जो सीबीआई जांच के आदेश हैं वो भी उच्च न्यायालय से हुए हैं। सरकार के स्तर पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार इस चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है? निश्चित रूप से। देखिए, जब मोदी जी कह रहे हैं कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त करना है, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना है, तुष्टीकरण समाप्त करना है, परिवारवाद समाप्त करना है, तो ये विपक्षी दल गठबंधन बना रहे हैं, देश की जनता देख रही है। लेकिन क्या आप थोड़ा शॉक थे जब अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुआ? क्योंकि पूरी आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप जेल में चली गई थी, हालांकि संजय सिंह बहुत दिनों से, देखिए, बहुत दिनों से चल रहा था और बार बार उनको ईडी सम्मन भेज रही थी, ईडी उनसे पूछना चाहती थी, वो नहीं आ रहे थे। और उनके मंत्री पहले ही सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हो, पहले से जेल में थे। तो मैं क्या, एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि भाई ये जांच चल रही है, जांच में सहयोग करना चाहिए, अगर कोई तथ्य है तो तथ्य देने चाहिए। एक सवाल मैं आपसे बतौर मुख्यमंत्री पूछता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड एक प्रदेश है और आप, ये पूर्ण स्टेट है और आप इसके मुख्यमंत्री हैं।
दिल्ली एक आधी स्टेट है, उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, लेकिन वो कहते हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। क्या जेल से कोई सरकार चलाना संभव है धामी जी? देखिए, बतौर मुख्यमंत्री आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, ये आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मीटिंगें होती हैं, कैबिनेट की मीटिंगें होती हैं, मौखिक आदेश होते हैं जी। बहुत बार चूंकि इस प्रकार की चीजें होती हैं, पद एवं गोपनीयता की जो शपथ होती है, हर चीज लिखित में नहीं हो सकती है। तो बाकी तो चूंकि उनका मामला अब न्यायालय में है, न्यायालय भी उसको देख रहा है। और पर एक आपको लगता है कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है? जी, ये व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि लालू जी ने भी इस्तीफा दिया था, जयललिता ने भी इस्तीफा दिया था। तो आप कह रहे हैं ये व्यवहारिक नहीं है, ये संभव नहीं है? संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। एक और सवाल जो कि आता है कि अतिक्रमण के खिलाफ आपने एक बड़ा अभियान चलाया, बुलडोजर चलाया। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा बन गए, आपने भी बुलडोजर की रफ्तार को इतना बनाया कि अब आपको भी लोग कहने लग गए कि अब आप भी यूपी मॉडल फॉलो कर रहे हैं और बुलडोजर पे बुलडोजर चला रहे हैं। और क्या धर्म देख के बुलडोजर चल रहा है, ये एक सवाल। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ये इस प्रकार की जो बातें हैं वो केवल और केवल कुछ लोग इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण हटाना गलत है। लेकिन चुनाव से ऐन पहले नहीं, ये चुनाव से पहले नहीं जी, हम तो पिछले 2 साल से ये काम कर रहे हैं। और हमने हमारे संकल्प पत्र में है कि उत्तराखंड का मूल स्वरूप देवभूमि का खराब नहीं होना चाहिए। उसमें जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं, उनको हम हटाएंगे। वो किसी को इसलिए टारगेट नहीं करा गया है कि किस वर्ग का कौन है, किस वर्ग का कौन है उसके हिसाब से नहीं है। ये केवल और केवल अतिक्रमण है। उत्तराखंड में तो सब एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन भाईचारा तो तार तार हो गया हल्द्वानी के अंदर। नहीं, वो कुछ लोगों ने उसका प्रयास किया था, उसके बाद तत्काल स्थिति। आप कह रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री धर्म देखकर बुलडोजर नहीं चलता? बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, जब भी बुलडोजर चलता है अधिकतर एक खास वर्ग के लोग ही होते हैं? नहीं, अतिक्रमण आप ही मुझे बताइए अमीश जी, आपने मुझसे कम से कम अभी तक 20 सवाल पूछ लिए हैं जी। एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ जी। आप बताइए, अवैध अतिक्रमण क्या ठीक है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो प्रशासन के लोग या जो पुलिस के लोग वहां बनभुलपुरा क्षेत्र में गए थे, वो किसी गलत काम के लिए गए थे? अगर वो सरकारी जमीन से कब्जा छुड़ाने गए थे लेकिन तो ये सवाल बार बार आता है कि एक समुदाय को टारगेट करा जाता है। उत्तर प्रदेश में एक समुदाय को टारगेट करा गया। ये देखिए कहाँ क्या होता है वो उत्तराखंड में करा जा रहा है, तो ये आरोप लगता है। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में कहीं ऐसी बात नहीं है। यहाँ सब लोग बहुत भाईचारे से रहते हैं, बहुत शांत प्रदेश है, आप आपस में बड़ा सौहार्द है, प्रेम है। लेकिन अवैध अतिक्रमण किसी भी कीमत पर। कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि इन्होंने बांट दिया उत्तराखंड को, और उत्तराखंड को बांटने के बाद ही ये 22 का चुनाव जीते हैं। इन्होंने धर्म के आधार पर बांट दिया। नहीं, उत्तराखंड को बांटने जैसी कोई बात नहीं है। हमने हमेशा उत्तराखंड के लिए काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव में गए थे। उनका तो ये नारा ही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक और महत्वपूर्ण बात, जनरल बिपिन रावत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत इमोशनल बात कही, कहा कि कांग्रेस के लोग इसे गाली देते थे। और कांग्रेस कह रही है कि जनरल बिपिन रावत की मौत को भी सियासत में खींच लाई है भारतीय जनता पार्टी। उससे पहले आपके बीजेपी के कैंडिडेट है अनिल बलूनी, उन्होंने भी उनके गांव को विजिट किया और उन्होंने भी इसी बात को कहा। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा। क्या आपको लगता नहीं है कि आप जो कांग्रेस का आरोप है कि आप बिपिन रावत की मौत को भी पॉलिटिसाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस ने जो पहले बात बोली थी उसको फिर याद दिला रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा हमारे सैनिकों का अपमान किया है। बिपिन रावत जी के बारे में बहुत गलत टिप्पणियां करी हैं, उत्तराखंड के लोग भली भांति जानते हैं। और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कालखंड में हमको ये गौरव प्राप्त हुआ, उत्तराखंड देवभूमि को प्राप्त हुआ कि पहला सीडीएस जनरल बिपिन रावत को बनाया गया। हर उत्तराखंड वासी के लिए गौरव के क्षण थे। लेकिन कांग्रेस इसको भी कभी पचा नहीं पाई। उनके गली का गुंडा कहा था कांग्रेस ने, गली का गुंडा भी कहा। उनके एक दीक्षित, उनके जो सांसद थे वहां दिल्ली से, उन्होंने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। गली का गुंडा का। और उनकी पार्टी की तरफ से कोई उसमें उसके बाद कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया था। तो आप कह रहे वो उत्तराखंड में अभी भी विषय है? बिल्कुल विषय है। देखिए, उत्तराखंड के लोग कभी भूलते नहीं है जो उत्तराखंड के शहीदों का, उत्तराखंड के वीरों का, उत्तराखंड के सैनिकों का जो असम्मान करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको कैसे भूल सकते हैं देवभूमि के लोग? जी बिल्कुल। आखिरी दौर है चर्चा का। रामलला के आपने दर्शन करे तो क्या महसूस हुआ जब आप अयोध्या जी में पहुंचे और रामलला के सामने खड़े थे? मैं
अयोध्या पहले भी कई बार गया जी। और मैं विद्यार्थी काल से, चूंकि मैं लखनऊ में पढ़ता था, तब भी मैं भगवान रामलला के दर्शन के लिए गया हूं। तब मैं देखता था जब मैं अयोध्या गया कि भगवान रामलला टेंट में हैं, तो मन में एक निराशा का भाव आता था कि पूरे देश के राम भक्त, राष्ट्र भक्त सब चाहते हैं कि रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो। तो जब मैं सामने गया, भगवान रामलला को वहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुआ देखा, उनको विराजित देखा जी, तो प्रधानमंत्री जी की याद आई कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से रामयुग लौटकर आ गया। त्रेता, द्वापर और कलयुग में फिर से रामयुग की शुरुआत हुई है। मैंने वो दृश्य भी देखा था जब मैं तो क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में था, लेकिन आप भी अपने घर में दिए जला रहे थे। मैं अनुराग ठाकुर जी के साथ कल संवाद कर रहा था, तो मैंने पूछा कि उनकी माताजी और पिताजी को क्या महसूस हुआ जब उन्होंने राम मंदिर, जब रामलला के दर्शन करे। तो आपकी माताजी ने जब उन्होंने पहली बार टेलीविजन पर ही देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जब चरण स्पर्श कर रहे थे रामलला की उस मूर्ति का, तो आपकी माताजी का क्या कहना था? नहीं, माताजी को एक तो देखिए सभी लोग इतने वो भावुक क्षण थे कि माताजी हो, हम सब लोग बैठे हुए थे, सबके आंखें नम थी, सबको एक साक्षात राम युग, आप वो राम की अनुभूति हो रही थी जी, जो हम लोग पढ़ते हैं, रामचरितमानस में पढ़ते हैं। हमने रामायण एक सीरियल चलता था उस समय, वो देखा था। तो उस प्रकार की एक अलग अनुभूति, और सच मानिए तो उसमें मोदी जी को भी लोगों ने जो है एक राम भक्त के रूप में देखा कि उनके कारण से भगवान वहां विराजित हुए हैं। तो एक श्रद्धा का भाव, जहां भगवान के लिए तो आस्था और हम सब के आराध्य देव हैं भगवान राम, लेकिन मोदी जी ने भी जिस प्रकार से कठिन व्रत किया, 11 दिनों तक जिस प्रकार से अनुष्ठान किया, उन्होंने जमीन पर सोए, केवल जल लेकर जो है उन्होंने एक कठिन व्रत करके उनको प्राण प्रतिष्ठा उनकी हुई, तो हम सब के लिए बहुत ही गौरव के क्षण रहे। मतलब इसमें तो कोई दोराय नहीं है, लेकिन राम का कोई भजन भी आपको याद आता है? कुछ गुनगुनाना चाहते हैं? राम का भजन यही है कि जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। नहीं, आपने बहुत सुंदर भजन गाया, लेकिन क्या ये बिल्कुल आखिरी दौर है, क्या इमोशनल भी हो जाते हैं कभी कभार धामी जी? कभी कभी किसी बात को कुछ घटना को देख के मायूस भी हो जाते हैं? नहीं, बहुत बार ऐसे समय, ऐसा पल, ऐसी चुनौतियां जीवन में आती हैं, और वैसे समय में ये लगता है कि भगवान की कृपा के बिना आप उससे उबर नहीं सकते हैं। और मैं सिलकारा टनल में जब हमारे 41 हमारे मजदूर भाई वहां फंस गए थे 17 दिनों तक, बहुत बड़ी घटना थी। और 17 दिनों तक जब वो अपना संघर्ष कर रहे थे, जब वो सुरक्षित बाहर निकले, और उन 17 दिनों में मैं भी लगातार जो मेरा सामान्य कामकाज था उसके अलावा मेरा सारा ध्यान उधर ही था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी डेली उनकी जानकारी लेते थे, फिर हमको जो उनसे सहयोग चाहिए होता था, जो भी एजेंसी चाहिए, जो उपकरण चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, विशेषज्ञ चाहिए, जी जी, उनको सबको प्रधानमंत्री जी को कहते थे, प्रधानमंत्री से, और वो उनको भेजते थे। तो तब आपको जब कई बार वो फेल हो गया तो कई बार आपको मायूसी होती थी कि हाँ, क्यों नहीं हो पा रहा है? बहुत बार ऐसा हुआ तो कि किसको याद करते थे आप तब? नहीं, भगवान को याद करते थे और प्रार्थना करते थे भगवान से। वहां बौखनाथ बाबा हैं, उनकी प्रार्थना करते थे। और जिस दिन वो बाहर निकले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सबसे पहले फोन आया, और उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ है, और बड़ी उन्होंने शाबाशी भी दी हम लोगों को, सभी को। उन्होंने कहा मेरी तरफ से सबको कहिएगा, जितने लोग भी वहां लगे हुए हैं। उनके फोन के उनसे बात करने के बाद मैंने आसमान की तरफ देखा और मुझे लगा कि ईश्वर तो साक्षात है, और मैं सच बताऊं तो उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जी। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई कि एक कठिन समय में पूरे देश की नजर थी उसके ऊपर, और
आपने देश की जो भावना थी उसके अनुकूल, उसके अनुरूप उन सबको सुरक्षित निकाला और ये वाकई बहुत बड़ा काम था। शायद मुझे लगता है इतिहास इस काम के लिए आपको कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन ये संवाद मेरा खत्म करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन समय का एक अनुशासन होता है। लेकिन फिर भी आप इमोशनल व्यक्ति हैं, ये हमें पता है। आप धार्मिक व्यक्ति हैं, ये भी अब इसकी भी जानकारी है। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आप ध्यान जब लगाते हैं तो किसका ध्यान लगाते हैं? नहीं, मैं ध्यान में अपने को स्वयं को खोजने का प्रयास करता हूँ जी। और जो मेरा अस्तित्व है एक प्राणी के रूप में, एक मनुष्य के रूप में। कई बार व्यक्ति क्या है कि ध्यान लगाता है, परमात्मा को भी याद करता है, परमात्मा से अपना जुड़ाव भी करता है, वो भी एक साथ साथ उसकी प्रक्रिया है। लेकिन उसमें ध्यान में जो सबसे बड़ी बात है अमीश जी, वो स्वयं को भी खोजना होता है। अगर हम स्वयं को खोज पाएं, अपनी गलतियों को भी एनालाइज करते हैं आप? कभी बार कोई गलती हो जाती है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, सारा आकलन करना भी चाहिए और करते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा अस्तित्व है उसकी खोज करनी चाहिए। और मैं तो आपसे भी कहूंगा कि प्रत्येक दिन सोने जब जाते हैं तो 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, 15 मिनट जितना कर सकते हैं ओम का उच्चारण करिए और अपने को खोजिए, तो आपको लगेगा। फिर प्रातःकाल उठिए, प्रातःकाल उठते फिर आप ओम का उच्चारण करिए। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब रात को सोने के लिए जाइए 5 मिनट, 10 मिनट, जितना समय हो उसके अंदर ओम का उच्चारण करिए। आज की युवा पीढ़ी को, क्योंकि आप खुद युवा हैं, तो मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछूं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो निराश बड़ी जल्दी हो जाते हैं, उन्हें हर चीज बड़ी जल्दी चाहिए, वो या तो रील बना रहे हैं या रील देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? अमीश जी, ये प्रश्न निराशा बड़ी जल्दी उन्हें घिर जाती है। हमारे जो नई पीढ़ी है उनको अपनी एक तो स्वस्थ दिनचर्या रखनी चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। कितने बजे उठना चाहिए? अब ये आप लोग सुनिए, एक मुख्यमंत्री कह रहा है, कितने बजे उठना चाहिए आपको लगता है? देखिए, उनके तो स्कूल के टाइम होते हैं, अपने कॉलेज के टाइम होते हैं। ये समस्या जो है वो 17 साल से 24 साल के लड़के लड़कियों में ज्यादा है। नींद पूरी नहीं हो पाती है लोगों की, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आज देर रात तक जगते हैं। लेकिन फिर भी जो एक वैज्ञानिक भी कहते हैं, हमारे पहले से शास्त्र कहते हैं कि नींद का एक समय होता है, उसको जरूर साउंड स्लीप उनको लेना चाहिए। इसलिए जल्दी सोएं और प्रातःकाल जल्दी जागरण करें, अपनी दिनचर्या को स्वस्थ बनाएं। और लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट कुछ समय के लिए हो सकता है, एक आध बार हो सकता है, लेकिन संपूर्ण जीवन के लिए शॉर्टकट लाइफ में नहीं है। लगातार प्रयास करते रहने से, लगातार मेहनत करने रहने से, और कभी भी मेहनत और जो परिश्रम होता है वो बेकार नहीं जाता है। वो किसी न किसी रूप में आपको कुछ न कुछ देकर जाता है। अगर आपको सफलता आपने सोने की बात करी, तो चुनाव के मौसम में सो पाते हैं आप? मेरा तो आराम कर पाते? नहीं, दिन में तो कभी सोने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन रात को 12 बजे के लगभग मैं अपने काम पूरे करने के बाद, प्रातःकाल मेरा हमेशा समय फिक्स है कि 5:30-5 के बीच में मैं हमेशा जागरण करता हूँ और 8 बजे तक मैं सारा अपना दिनचर्या पूरी। तो उत्तराखंड में 5 में से कितनी सीटें आ रही हैं? 5 में से 5 आएंगी। 5 में से 5 आ रही है। मेरी शुभकामनाएं आपको। इतने बड़े चुनाव में जा रही है भारतीय जनता पार्टी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुख्यमंत्री जी, आपने इतना समय दिया और विस्तार से कई विषयों पे बात करी और अपने जीवन पे भी बात करी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।